नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में पुरोला विधानसभा से आए प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के सरनौल सौतरी से सरुताल तक के ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पुरोला क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और ट्रैक मार्ग पर पर्यटकों और ट्रैकर्स की संख्या भी बढ़ेगी। बड़ी संख्या में ट्रैकर्स के आने पर क्षेत्र के युवा होम स्टे और स्वरोजगार को अपनाकर उत्तरकाशी के साथ ही राज्य की आर्थिकी को भी मजबूत कर सकेंगे। केदारनाथ मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गणेश गोदयाल ने सरकार को एक बार फिर कुछ सुझाव दिए हैं। हालांकि उन्होंने पहले सरकार और मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ भी की, लेकिन उसके बाद कुछ सुझाव भी दे डाले। मामला है दिल्ली में स्थापित हो रहे केदारनाथ मंदिर और उसके ट्रस्ट को लेकर। दरअसल इस मुद्दे को लेकर पहले भी सरकार को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी और उत्तराखंड सरकार ने ट्रस्ट से आग्रह किया था कि वो केदारनाथ के नाम से दिल्ली में मंदिर ना बनवाए। सरकार का ये दबाव काम भी आया और ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण से अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन कांग्रेस नेता ने एक बार फिर इस पर तीखे सवाल साधे हैं और तीखे सवाल पूछते हुए सरकार को घेरा है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के ट्रस्ट ने, उस समिति ने जिसका नाम कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, एक पत्र सोशल मीडिया में डाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इस मंदिर का निर्माण अब नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस संस्था को भी हम भंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमने ये उम्मीद की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भूल को स्वीकार करें, लेकिन मुख्यमंत्री जी चूंकि उनकी प्रतिष्ठा है और उनकी प्रतिष्ठा से हमारे उत्तराखंड की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। राजनीतिक लड़ाई अलग बात है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम विवश नहीं करना चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सार्वजनिक रूप से कहें कि ये मेरी भूल है, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि उनकी इस प्रतिष्ठा के साथ हमारी प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, प्रदेश की प्रतिष्ठा जुड़ी है। लेकिन ये निश्चित है कि हमने ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने प्रभाव का उपयोग करके, आप अपने प्रभाव का प्रयोग कर उस संस्था को इस काम को यहीं पर स्थगित करने के लिए कहें और केदारनाथ धाम ट्रस्ट से कोई संस्था स्थापित नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप में ये उन सब लोगों की जीत है, उनका ये कहना, उस समिति का ये कहना कि हमने इसको रोक दिया और ये संस्था भी हम भंग कर रहे हैं, ये उन सब लोगों की जीत है जो वहां पर केदारनाथ धाम मंदिर बनने से, संस्था बनने से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां जाकर उस कार्यक्रम में शिरकत करने से और उसका प्रचार प्रसार करने से आहत थे। ये उन सब लोगों की जीत है। उत्तराखंड में गैरसैंण सत्र के दौरान सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। इस बीच अब कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोदयाल का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल गणेश गोदयाल ने बढ़ा हुआ भत्ता और सुविधाएं लेने से साफ इनकार कर दिया है। गणेश गोदयाल ने कहा कि पूर्व विधायक के नाते वो बढ़े हुए भत्ते और सुविधाएं नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर वेतन बढ़ोतरी, बढ़े हुए भत्ते और सुविधाएं ना देने की मांग करेंगे। उत्तराखंड में कई विभागों में राज्य के युवा 6 से 8 हजार की नौकरी कर रहे हैं और वेतन बढ़ाने की सालों से मांग कर रहे हैं।
प्रदेश में जगह जगह लोग आपदा का शिकार हुए हैं, आपदा का दंश झेल रहे हैं। इन लोगों को आपदा राहत राशि नहीं दी जा रही है। ऐसे में विधायकों और पूर्व विधायकों के भत्ते बढ़ाने का लोगों में संदेश सही नहीं गया है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र गैरसैंण में परसों संपन्न हो गया और गैरसैंण में सत्र संपन्न होने के 3 दिन का सत्र था और 3 दिन का सत्र जब संपन्न हुआ तो उसकी विवेचना मैं समझता हूं कि थोड़ी आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी, चाहे पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी इस बात की शिकायत करते हैं और अमूमन करते हैं, चाहे सत्र गैरसैंण में हो और चाहे सत्र देहरादून में हो। सब इस बात पर नाराजगी जताते हैं कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को वहां पर चर्चा करने का उन्हें समय नहीं मिला। इस बार विधानसभा में चूंकि धारचूला मुनस्यारी में आपदा के कारण वहां बहुत व्यथित हैं लोग और उनकी इस बात को, और चमोली में, रुद्रप्रयाग में, विभिन्न स्थानों पर, बागेश्वर में, विभिन्न स्थानों पर जो आपदा आई और आपदा के बाद वहां पर जो व्यवस्थाएं हुई, जो भी बातें हुई, वहां के माननीय विधायकगण इस बात पर चर्चा करना चाह रहे थे और चूंकि सत्र 3 ही दिन में समाप्त करना है इसलिए किसी को इस पर मौका नहीं मिला, बोलने का मौका नहीं मिला। सभी लोग व्यथित हैं, खास करके मेरे अनुज हरीश धामी जी इस बात से बहुत व्यथित थे और निश्चित रूप में उनका एग्रेशन, उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा जो देखने को मिला वो जायज। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान से जिले में सियासत तेज हो गई है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही भू कानून को लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। भू कानून उत्तराखंड की अस्तित्व की रक्षा का सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में एक महापाप किया। यहां की जमीनों की खरीद का दायरा निश्चित किया था नारायण दत्त जी ने और भुवनचंद खंडूरी जी ने। इन्होंने उस दायरे को हटा ही नहीं दिया। इन्होंने कानून में इस तरीके का परिवर्तन कर दिया, अब कोई भी व्यक्ति कितनी जमीन ले ले, उद्योग के नाम पर ले और कल वहां आवासीय कॉलोनी काटने लग जाए, उस पर भी कोई रोक टोक सारी हटा दी है। विकास के नाम पर ठगा है। हमारी जमीनें बिक रही हैं। जब जमीन नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे, और हम नहीं रहेंगे तो संस्कृति कहाँ रहेगी। जमीनी पर जिंदगी भी होती है, जड़ भी रहती है और संस्कृति भी रहती है। तो भाजपा ने उत्तराखंड की संस्कृति पर प्रहार किया है, उत्तराखंड के अस्तित्व पर प्रहार किया है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि भू कानून बनाया जाए, जितनी जमीन भी बच गई है उसको बचाया जाए। देखिए, मैंने भी सुना तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जी का ये कहना कि वो गैरसैंण को राजधानी बनाने जा रहे थे, हम लोगों ने रोक दिया। देखिए, अभी भी जो हरीश रावत जी ने किया, आज पूरे उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की दुर्दशा भी है तो इसका कारण हरीश रावत है। हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद भी वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, किसने रोक दिया था उनको? आज वो जनता को जिस तरह भड़क ला रहे हैं, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि उन पर उनकी बढ़ती उम्र का उनके दिमाग पर असर पड़ने लगा है और वो उलझुल बातें करने लगे हैं। और आज मेरा तो ये मानना है कि हरीश रावत जी उत्तराखंड के अंदर एक झूठ बोलने की चलती फिरती मशीन है, जिनका काम लगातार झूठ बोलना है राजनीति में। परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे और इस उम्र में मैंने पहले भी सलाह दी और आज भी दे रहा हूं कि उनको संन्यास लेकर वानप्रस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए, बजाय इस तरह की उलझुल बातों को करने के। उत्तराखंड में एक बार फिर सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा सशक्त भू कानून को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का काम किया गया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैंतुरा।
उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू कानून की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जब सत्तासीन हुई थी 3 बड़े पाप करने का काम उनकी तरफ से किया गया, यानी जब राज्य का गठन हुआ न तो अस्थायी राजधानी राज्य को दे पाए, न ही हाईकोर्ट के मसले पर कोई उचित निर्णय यहाँ पर ले पाए। उसके बाद जिस तरीके से अब जमीनों को लेकर यहाँ पर जमीनों बाहरी प्रदेश के आए लोगों को जमीनों को बेचने का काम यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे में सरकार को जो नकेल कसनी चाहिए थी उस नकेल को हटाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। यही वजह है कि उत्तराखंड राज्य में बाहरी प्रदेशों से आए हुए लोग अंधाधुंध जमीनें खरीदने का काम कर रहे हैं, जो राज्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। राज्य सरकार पर्यटन के क्षेत्र में विकास तो करना चाहते हैं, लेकिन जब राज्य के पास जमीनें नहीं बचेंगी तो विकास कहाँ हो पाएगा। इस सीधे तौर पर कहें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो निशाना साधा वो उत्तराखंड राज्य में भू कानून को इशारा करता है कि राज्य सरकार को सजग होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, ताकि राज्य की जमीनें बची रह सके। कैमरामैन इंडिया वाइस देहरादून। खबर हरिद्वार से है, जहां ओम पर्वत से ओम की आकृति के गायब होने के बाद काल सपाट पर्वत दिखाई दे रहा है, जिसके बाद लोगों में कौतूहल मच गया है। हालांकि पर्यावरणविद इस घटना को ग्लोबल वार्मिंग को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीडी जोशी बताते हैं कि हाल के वर्षों में शीतकाल में कम हिमपात के कारण तापमान बढ़ते ही हिमनदों की बर्फ पिघलने लगी है। इस साल ओम पर्वत की बर्फ पिघलने से ओम गायब हो गया है। इस दौरान पर्यावरणविद और स्थानीय लोग वैश्विक तापमान में वृद्धि को जिम्मेदार मान रहे हैं। कि ओम पर्वत जो है वो हिंदुओं की आस्था का एक ऐसा महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है जो कैलाश मानसरोवर कैलाश के बाद दूसरे नंबर पे आता है। जब हम कैलाश मानसरोवर जाते हैं तब, या जब हम आदि कैलाश की यात्रा करने जाते हैं तब हमें इस ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। और पिथौरागढ़ ज़िले में जो इत्तेफाक से मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी है, हम धारचूला जब जाते हैं, धारचूला से जब हम आदि पर्वत की ओर जाते हैं तो भी हमें उसके दर्शन होते हैं। रास्ते में गुंजी नामक एक जगह है, वहाँ से होते हैं। और ये कहना कि उसमें बर्फ़ नहीं नज़र आ रही है, व्यक्तिगत रूप से अभी मुझे उसकी कोई ऐसी पिक्चर उपलब्ध नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि वो वहाँ पे बर्फ़ नज़र नहीं आ रही है। तो मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि ओम पर्वत पर बर्फ़ की मात्रा साल में घटती बढ़ती रहती है, और ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ समय के लिए वो बर्फ़ इतनी कम हो जाती है कि ठीक से दिखती नहीं, और एक अलग अलग एंगल से ओम दिखाई देता है। ये कहना कि चारों तरफ से ओम दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ओम देखने के लिए भी कोई विशेष स्पॉट्स हैं, उन जगहों से ओम की जो अक्षर है वो बर्फ़ की, सफ़ेद बर्फ़ की वजह से और पीछे हरितिमा नीलिमा की वजह से पूरी से ओम दिखता है, ये सही है। आगे बात करेंगे पर्यटन नगरी रानीखेत में जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित प्रोग्राम की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर पर्यटन नगरी रानीखेत के शिव मंदिर में क्यूट कान्हा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रानीखेत सांस्कृतिक समिति द्वारा क्यूट कान्हा प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। इस दौरान 3 वर्ग में प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता में कुल 62 बच्चों ने प्रतिभाग किया। सबसे छोटा क्यूट कान्हा 28 दिन का था। सभी प्रतिभाग कर रहे बच्चों को इस दौरान मेडल देकर उनका उत्साह वर्धन भी किया गया। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में शिवलालपुर रोड पर स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के बाहर बसे लगभग 35 अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर आज खाली कराया गया। अतिक्रमणकारियों को प्रशासन की टीम तोड़ने की आखिरी चेतावनी देने पहुंची थी। वहीं प्रशासन की टीम ने सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण की जगह को खाली करने की आखिर
आखिरी चेतावनी दी, जबकि इसमें से कुछ घरों के बिजली और पानी के कनेक्शन विभाग द्वारा पहले ही काट दिए गए थे। इस दौरान प्रशासन की टीम में तहसीलदार कोतवाल, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर बस से अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई। वहीं बाकी बचे बिजली पानी के कनेक्शन भी आज काट दिए गए, जबकि कुछ अतिक्रमणकारियों ने पहले ही अपने अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया था। मंडी से बाहर पे पीडब्ल्यूडी के रोड से लगती हुई जमीन थी, जिसमें पहले से काफी समय से अतिक्रमण चला आ रहा था। इसमें 5 जुलाई को एक्शन पीडब्ल्यूडी द्वारा नोटिस दिए गए, जिसकी समय अवधि 20 जुलाई को पूर्ण हो गई थी। तो कुछ लोगों द्वारा स्वयं ये स्ट्रक्चर हटा लिए गए। टोटल 35 स्ट्रक्चर थे जिसमें अतिक्रमण किया गया था, और कुछ लोगों के द्वारा स्वयं हटा लिया, कुछ लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया। तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जब पुनः अनुरोध किया है कि इसमें मजिस्ट्रेट नामित करने और पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिस क्रम में एसडीएम साहब के द्वारा एक विस्तृत आदेश निकाला गया, इसमें नोडल अधिकारी एक्शन पीडब्ल्यूडी को बनाया है, सहायक नोडल अधिकारी मुझे तहसीलदार को नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 इसमें सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें एई मयंक मित्तल जी, एई श्री जगत नारायण जी, एई और जीएसटी एक्शन कमिश्नर श्री नितेशानंद जी को सेक्टर ऑफिसर नामित किया गया, जिसमें विस्तृत रूप से जानकारी कलेक्ट करते हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा 26 से 28 तक। इसमें लगभग 30 और 35 परिवार हैं जो अतिक्रमण करे हुए हैं और इनको हटाने के जो निर्देश मिले हैं, इसमें हम 2 दिन मंडी बंद रखने के हमने आदेश कर दिए हैं। और जो आड़तिया लोग हैं इनसे वार्ता हुई है और इसमें इनकी सहमति में मिल चुकी है कि शांति व्यवस्था बनी रहे अतिक्रमण हटाने के टाइम पे। तो इसलिए हमने जो है आदेश कर दिए है 2 दिन मंडी बंद रहे। हाँ, आज मुनादी वगैरह हो रही है, मुनादी के बाद ये स्वयं हटा लेते ठीक है, नहीं तो फिर प्रशासन जो है अतिक्रमण हटाए। इस स्थान पर जो है अतिक्रमण हटने के बाद जो है मंडी समिति जो है किसान मार्केट के रूप में 40 दुकानें बनाने जा रही है और जो स्थानीय लोगों को दिए जाएंगी, जिससे जो है स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। खबर देहरादून से है, जहां पुरोला के 2 युवकों ने विधायक पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित युवकों द्वारा नेहरू कॉलोनी थाने में तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायक ने उनको हॉस्टल में बुलाकर मारपीट की। आरोप है कि विधायक उन्हें जबरन महंत इंद्रेश हॉस्पिटल से अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधे हॉस्टल के कमरे में ले गए, जहां बातचीत करते करते विधायक ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर विधायक ने युवकों को नशेड़ी बताया है और खुद की उनसे जान को खतरा बताया है। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने फिलहाल मामले में जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। वहीं उत्तराखंड में बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाओं को लेकर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें उत्तराखंड सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इसे लेकर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने कहा कि प्रदेश में अब अपराधों का बोलबाला है, पर सरकार इन घटनाओं पर रोक नहीं लगा पा रही है, जिसको लेकर आज ये शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां सार्वजनिक स्थल पर मोबाइल फोन बेचने के नाम पर टप्पेबाजी करने की कोशिश कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। सिडकुल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक चाकू, 2 मोबाइल फोन और मोबाइल नुमा कांच का टुकड़ा नकदी भी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान एसओ मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि लेबर चौक पर एक संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है। मौके पर पहुंचने पर सामने आया कि भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति मोबाइल फोन बेचने का प्रयास कर रहा है। संदेह होने पर उसे पकड़कर तलाशी ली गई। तब उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, एक चाकू, 2 मोबाइल कवर और उनके अंदर से अलग अलग कांच के मोबाइल नुमा पीस बरामद हुए।
मसूरी के मॉल रोड पर सड़क किनारे पार्किंग को लेकर लोग परेशान हैं। मॉल रोड पर पार्किंग को लेकर लोगों में मसूरी पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने 7 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च कर चुकी है। वहीं मॉल रोड के सड़क किनारे बैठे व्यापारियों को भी हटा दिया गया है। लोगों का कहना है कि मॉल रोड को सुंदर और व्यवस्थित किया जाने को लेकर जहां सरकार लगातार प्रयास कर रही है, वहीं मसूरी की स्थानीय पुलिस सरकार की योजनाओं पर पानी फेरने का काम कर रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें जय वॉइस के साथ। नमस्कार।